यस स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी लोग ज्वाइन करेंगे। सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, मज़े में है, सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो सब लोग आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे काफ़ी दिनों से सिविल इंजीनियरिंग में टेस्टिंग भी होते हैं, और सबसे पहले ही जो शुरुआत की हमने करी सीमेंट पर टेस्टिंग। सीमेंट पर टेस्टिंग जो है दो तरीके से होती है, एक होती है लैब टेस्टिंग और एक होती है फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग को अगर आप पिछला क्लास को बहुत अच्छे से फॉलो करते आ रहे हो, एक एक सेकंड क्लास का सुन रहे हो ईमानदारी से, तरीके से, तो आपको फील्ड टेस्टिंग में कोई भी समस्या नहीं, सबकी कंप्लीटली पोस्टमार्टम टेस्टिंग। ये बातें आपकी कर चुके हैं और आपको बताने की ज़रूरत कुछ नहीं है कि जो भी लोग नया स्टूडेंट कोई जुड़ रहा है, सबसे पहले जो जिम्मेदारी है कि चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को प्यार देना है, और प्यार का मतलब है कि चैनल के साथ तुरंत सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको जितना भी प्रोग्राम है, अपकमिंग प्रोग्राम जितना भी है, उसके साथ आप जो है डेली टू डेली जुड़ते रहें। किसी भी क्लास का प्रोग्रामिंग या कोई PDF फाइल किसी भी क्लास का वो आपको मिलता है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आपको मैं कराऊंगा UKPSC जेई और एई के लिए इंटरव्यू के प्रिपरेशन। वो भी सबसे पहला जो स्टेप था, सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टेस्टिंग होने थे उन टेस्टिंग को आपको सिखाना था। सभी लोग ज्वाइन करेंगे और टेस्टिंग पर मैं आगे बढ़ते चलूंगा कि सबसे पहले आपने शुरू किया था टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो आपके पास टॉपिक लिखा है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। क्या बोला है जी? टेस्टिंग ऑफ। तो चलिए, सभी लोग जरा जो है ज्वाइन करें, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में शुरू कर देते हैं। क्या क्या बातें हम कर चुके थे, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले फील्ड टेस्टिंग बहुत अच्छे से हमने तरीके से ईमानदारी से सीख लिया। फील्ड टेस्टिंग के बारे में बात कर ली हमने बहुत अच्छे से, और उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लैब टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग के बारे में, इसके बाद लैब टेस्टिंग करेंगे। फील्ड टेस्टिंग में देखा गया तो 4-5 पॉइंट जो है बहुत अच्छे से मैंने समझा, इनको समझना भाई, अगले क्लासेस मैंने डाली हैं आपके लिए। बाद कुछ लम्ब स्टेप्स था, वो भी मैं बार बार यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वो भी बताया है। उसके बाद आपको लेबोरेटरी टेस्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है पैनल के द्वारा ये भी पूछा जाता है। खैर, टेस्टिंग तो हम सभी पढ़ेंगे ही, बहुत ज़्यादा जो है इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट एक आपका फाइनेंस टेस्ट है, कंसिस्टेंसी टेस्ट की बस प्रोसेसिंग आपको पता होना चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम की भी प्रोसेसिंग थोड़ा सा समझ आना चाहिए। उसके बाद साउंडनेस का अगर अपरेटस भी ध्यान है तब भी चल जाएगा। हाँ, स्ट्रेंथ वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिन जिन पर डैश लगा रहा हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो आपका CTM मशीन है, तो मशीन है जिस पर आप लोड लगाते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे बात को? वेरी गुड। स्ट्रेंथ आपका डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बातें आपको कंप्लीटली पता होनी थी। ठीक है, चलिए जी शुरू कर देते हैं। फाइनेस टेस्ट से हमने शुरुआत किया था, फाइनेस टेस्ट से शुरुआत किया था, और आप जानते हैं कि फाइनेस सीमेंट में क्यों जरूरी है। ये तमाम पिछले जितने भी क्लास हमने दिया उस क्लासेस से आप सीखते हो, हमें सीमेंट के अंदर फाइनेस की जरूरी है। क्यों सीमेंट में फाइनेस जरूरी है, ये बात आपको समझा चुका हूं, आपको पिछले कई क्लासों में यही बात आपको बार बार समझा रहा हूं। तो पिछले क्लास देखोगे ना, तभी तो समझ आएगा। सर बिल्कुल सर, गलती किसकी है, नहीं देखी है तो हमारी है। तो सीप मेथड में हमने शुरुआत किया था कि जो आपके की पॉइंट हैं, जो आपके सीधे के सीधे पैनल के द्वारा आपसे क्वेश्चनिंग हो सकते हैं, उसमें से सीप का नंबर आपसे पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि आपको सीप का साइज पूछा जा सकता है, या आपसे हो सकता है कि उसका वेट जो है सीमेंट का जो कितना लिया जाता है 100 ग्राम पूछा जा सकता है, या कितने मिनट के लिए उसको सीप किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो 15 मिनट के लिए उसको सीप किया जाता था, ये भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि OPC के लिए या एक अच्छे सीमेंट के लिए आपका 10% से तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो रेजिड्यू है, क्योंकि 10% से ज़्यादा रेजिड्यू बच रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा मोटा सीमेंट है या फाइननेस उसकी बहुत ही कम है। यहाँ पर मैंने सारे अरेंजमेंट आपको समझाए कि भाई सीप कुछ ऐसे होगी, यहाँ पर 90 माइक्रोन की सीप लिखी है, सीप आपका साइज, यहाँ पर वेइंग मशीन पर वेट करोगे सीमेंट का 100 ग्राम, इसी पर तो मेजर करोगे। कौन से भगवान जी आएंगे ऐसे ऐसे तो ऐसा कोई चमत्कार करेंगे कि लो जी ये लो 100 ग्राम सीमेंट? अरे वेट करना पड़ेगा, वेइंग मशीन में करते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो है सीमेंट आपको लम्स फ्री होना चाहिए,
ये बातें सब बता रखी है आपको फील्ड टेस्टिंग के दौरान। लम्प्स फ्री सीमेंट आपको लेना है, लम्प्स फ्री सीमेंट आपको लेना है, समझ गए बात को? वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वैगनर टर्बिडिटी मेथड, आपने अगर पिछली क्लास को मेरी देखा हो तो मैंने बहुत आपको यहाँ पर समय लगाकर बहुत सारी चीजें, बारीक बारीक चीजें, बेसिक चीजों से शुरुआत करके फाइनली प्रोसेसिंग आपको समझाया कि वैगनर टर्बिडिटी मीटर में हम करते क्या हैं। और मैंने आपको बहुत सबसे पहले ही शुरुआत जो किया वो किया था आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का, और वो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और आपको ये जरूर पता लग गया होगा उस क्लास से कि भैया स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है ना। ये सब बातें वैगनर टर्बिडिटी मीटर की थी। और उसके बाद हमने शुरुआत किया था, जैसे ही आपका वैगनर टर्बिडिटी मीटर खत्म हुआ था उसके बाद हमने शुरुआत किया नेक्स्ट मेथड। लेकिन ये मेथड किसका है? फाइननेस निकालने का, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर एयर परमिबिलिटी मेथड से आपने शुरुआत किया, और एयर परमिबिलिटी मेथड में भी आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया से ही इसको कैलकुलेशन करते हैं और आप रीडिंग देते हैं। और अपैरेटस की बात किया जाए तो नर्स एंड ब्लेंस एयर परमिबिलिटी अपैरेटस को उसको कहा जाता है। और इस मेथड को पूरा नाम दिया गया, इन दोनों लोगों ने इस मेथड को डेवलप किया था, तो इन्हीं के नाम पर ही जो है आपने इनका मेथड का नाम बोल दिया, है ना। जैसे कि आप कोई मेथड जो है डेवलप करते हैं तो आपके नाम से तो बोलेंगे, है ना, अलाना मेथड, फलाना मेथड। ऐसे इन दोनों ने डेवलप किया था तो इन्हीं के नाम पे हो गया नर्स एंड ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट यूनिट जो हम लेते हैं मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम कहें या सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम कहें, ठीक है, ये भी आपको कल समझाया हुआ है। गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, मतलब किससे कम नहीं होना, ध्यान रखिएगा। चलिएगा जी बात करते हैं आगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से इस टेस्ट को परफॉर्म किया था, एयर परमेबिलिटी टेस्ट को मैंने परफॉर्म किया था इस फिगर के साथ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सीमेंट रखेंगे, सीमेंट से एयर पास करेगा, जितना ज़्यादा एयर पास करेगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, प्रेशर की रीडिंग मिलेगी। और जितना कम फाइन होगा, जितना सीमेंट कम फाइन होगा उतना ज़्यादा एयर मिलेगा, एयर पास होगा, और एयर पास होने के साथ साथ वहाँ पर एयर प्रेशर भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये फाइनली ये टेबल आपको याद रखनी भाई, है ना। इंटरव्यू में आपको पूछी जा सकती, कुछ भी पूछ सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि यही पूछेगा, या मैं इनको ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा ये नहीं पूछेगा। इसलिए जो है टेस्टिंग की हर एक पॉइंट को, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट के साथ ध्यान से सुनते रहें। ओपीसी का 10% से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया में 225। और बात करते हैं पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट 5, और यहाँ पर 300 था, और आरएचसी में 5 था 300, ठीक है, ये बातें हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमने आना है आज कंसिस्टेंसी टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों आज हम आएंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट पर, ध्यान से सुनते रहेगा। It is amount of water you make the paste of the normal consistency। ये स्टूडेंट एक्चुअली में कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब क्या है, अगर वैसे तो टेस्ट परफॉर्म हम बाद में करेंगे, वो बात की बात है, पहले मुझे बस इतना समझाओ, क्या आप कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब समझते हैं? अच्छा हिंदी में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, हिंदी में अगर मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूं, कैसे बोलोगे? हिंदी में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो हिंदी में आप बोलेंगे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सर सुघट्यता। क्या बोला है सर? सुघट्यता का होता, हमें क्या पता, पहली बार सुना है। एक आप ध्यान से समझते हैं, अब हम फोकस करते हैं समझने। सुघट्यता कंसिस्टेंसी का शब्द का मतलब पहले समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी भी सीमेंट के लिए एक ऐसा परफेक्ट पेस्ट तैयार करना। पेस्ट तो समझते हैं ना, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है चिकन चुकन बनाते हैं सर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट की बात कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर चिकन चुकन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर सीमेंट और वाटर के, सीमेंट और पानी से बना हुआ पेस्ट की बात करता हूँ। ये स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर, कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप बात करें, अगर मान लेते हैं कि आप बीम बना रहे हैं, या मान लेते हैं कि आप कॉलम बना रहे हैं, या आप कोई स्लैब बना रहे हैं, या व्हाटएवर कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं आरसीसी का या कंक्रीट का या पीसीसी का, तो आप सीमेंट को क्या चाहेंगे, कैसा सीमेंट चाहेंगे? आप सीमेंट चाहेंगे ऐसा जो जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी ना हो,
अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो फ्लूइड एज अ फ्लूइड काम करेगा, उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी तो उसका शियर स्ट्रेंथ, उसकी इंटरलॉकिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी, अपने जो कोई उनके पार्टिकल हैं उनका इंटरलॉकिंग बॉन्डिंग नहीं होगा, वो शियर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, मतलब कि सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा घट जाएगी। साथ ही साथ अगर कहीं आप ऐसा सोचो पानी का क्वांटिटी, वाटर का क्वांटिटी बहुत कम है, जो होना चाहिए उससे भी कम है ना, कम है, तो वो कंक्रीट उसको कहते हैं हार्श कंक्रीट, HARSH। हार्श का मतलब एक तरह से वो आपका एक परफेक्ट पेस्ट नहीं बना है, वो जल्दी से झड़ भी सकता है, कहीं मान कहीं पर प्लास्टर पे यूज कर दिया आपने या कहीं कंक्रीट में, वो झड़ भी सकता है जल्दी से। ये जनरल भाषा में मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करी, लेकिन अब कंसिस्टेंसी का मतलब हिंदी इंग्लिश में समझ। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू मेक पेस्ट ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। यस फ्रेंड, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी भी सीमेंट में जब आप पानी डालें तो उस पानी की, सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं, उस पानी की वो क्वांटिटी जिस पर वो एक परफेक्ट पेस्ट बन पा रहा है। सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी की वो मात्रा, वो क्वांटिटी जिसमें सीमेंट अपना एक अच्छा पेस्ट बना पा रहा है, एक परफेक्ट पेस्ट बना पा रहा है, ना बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी में हो ना हार्श कंक्रीट बने, उसी को कहा जाता है, उसी क्वांटिटी को कहा जाता है कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ध्यान रखेंगे बात को, वेरी गुड। अब इसको मेजर करने का तरीका बिल्कुल घबराए ना, कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको। इट इज अबाउट 30% जनरली, इट इज अबाउट 30% जनरली, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट इसको मेजर कैसे करेंगे, विकाट अपरेटस, विकाट अपरेटस इसमें भी बताऊंगा, अभी आगे थोड़ा सा बता देता हूँ फिगर, अब भी क्या याद करोगे। ये है कुछ विकाट अपरेटस की मैंने आपको फिगर दिखाई है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट प्लंजर जो हम यूज करते हैं, यहाँ पर जो प्लंजर यूज करते हैं वैसे वो 40 mm का होता है, 50 भी ना लिखो बल्कि 40 लिखो बस, 40 mm का वही प्लंजर होता है। इस प्लंजर का जो वेट होता है, सॉरी हाइट होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है आपका डायमीटर तो 10 mm होगा, लेकिन उसका लेंथ जो होगा वो 40 mm होगा। समझ गए बात को, तो प्लंजर होगा डियर स्टूडेंट वो 10 mm का उसका डायमीटर होगा, लेकिन उसकी हाइट जो होगी 40 mm की होगी। अभी बताऊंगा प्लंजर क्या होता है। पिकाट अपरेटस डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग ऑफ टाइम। पिकाट अपरेटस से आप इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों निकाल सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट रिजल्ट की बात करता हूं, तो रिजल्ट आपका जो है अगर हम बॉटम से देखें, हम बॉटम से देखें तो वहां पर एक्चुअली में अभी समझ नहीं आ रहा होगा सर बोल क्या रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, कुछ ऐसा क्या 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 बोल रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा फिगर से समझा दो गुरुजी। चलो गुरुजी फिगर से समझ, देखो ये है, यहाँ पर देखिएगा फिगर से, हमने कहा सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू, ये हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू, और ये हो गया तुम्हारा साइड व्यू, है ना। ये तुम्हारा, अब देखिएगा ये है तुम्हारा विकाट अपरेटस, कुछ ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या एक्चुअली में, क्या है। जस्ट इन 3 चीजें हैं भाई, यहाँ पर 3 तरह के टेस्ट हैं, तीनों परफॉर्म करना आप एक साथ ही सीख लो, ध्यान से समझ। सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको निकालना है। कंसिस्टेंसी का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ, कंसिस्टेंसी शब्द से आप क्या समझते हैं ये आपको समझ चुके हैं। उसके बाद आता है 1 mm स्क्वायर नीडल। एक्चुअली में तीनों में अगर मैं आपको कॉमनली एक चीज कहूँ, तीनों में आपका विकाट अपरेटस ही, इन ऑल टेस्ट, इन ऑल टेस्ट, ऑल का मतलब यहाँ पर क्या कहूँगा सर, एक हो गया कंसिस्टेंसी टेस्ट, एक हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, और तीसरा हो गया सर फाइनल सेटिंग टाइम। तो तीनों में विकाट अपरेटस होता है, इस बात को तो आप समझते भी थे और याद भी था आपको। करते क्या है, पहले वाले में यहाँ पर निडिल का अरेंजमेंट रहता है, ये मूवेबल वेट है, इसका 300 ग्राम लगभग वेट रहेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब देखिएगा, कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, निडिल को ऐड करेंगे, कहाँ गया, ये गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, निडिल को ऐड करते रहना है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट प्रोसेज, जैसे मैं कहूँ ये निडिल है, माना कि मैं इस विकाट अपरेटस अपनी जगह है, मतलब कि ऐसा तुम्हारा ये अरेंजमेंट होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा कोई तरह से। यहाँ पर पहली बार जब आप कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे होंगे, इस निडिल को लगा दो, कौन सी निडिल, 10 mm डायमीटर के प्लंजर लगा दो, 10 mm डायमीटर का प्लंजर लगा दो, यहाँ पर लगा दिया आपने, देखो। और अगर आप बात कर रहे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम में, बाद में जब इनिशियल सेटिंग टाइम निकालोगे तो वहां पर इसको निकाल देना, इस निडिल को निकाल देना 10 mm की, यहाँ पर लगा देना आप 1 mm स्क्वायर का निडिल। उसके बाद जब फाइनल सेटिंग टाइम निकालोगे, इसी में बस निडिल चेंज करनी है,
उस समय आप 5 mm 5 एनुलर कॉलर निकालना। अभी एनुलर कॉलर क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा। एनुलर कॉलर क्या होता है कि इसमें आपका यहाँ पर आपका एयर वेंट होते हैं और इसका जो हाइट होता है 6.4 रहता है, इसकी हाइट ये वाली जो है 6.3 5 आपका इस तरह से 5 mm ये रहेगा, ठीक है ना। तो पूरा एक कॉलर टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा पंखा होता है ना, फैन में जो होता है वो इस तरह से एक कप होता है ना बॉटम में, ऐसे ही कुछ रहेगा ये, ठीक है। चलिएगा, खैर बात करते हैं सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम यहाँ ये एक तरह का इटरेशन प्रोसेस है, इटरेशन का बार बार करते रहोगे, इस पर आपका एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, हम क्या करेंगे, सीमेंट लेंगे। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सीमेंट लेंगे। देख रहे होंगे आप और बढ़िया से इसको तो फील कर पा रहे होंगे, ये सीमेंट आपने बनाया है। देखिएगा ये मॉड जो है ना, ये मॉड आपका कुछ ऐसा है, देखिएगा ध्यान से। मॉड शायद यहाँ पर तो दिख ही रहा होगा, ये है कुछ मॉड आपका। ये हाइट जो है ना डियर स्टूडेंट, ये हाइट जो है इसकी 40 mm की हाइट है। नॉन पोरस प्लेट में रखा गया। नॉन पोरस का मतलब है, ध्यान से समझना, नीचे आपका पानी परमिट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द देख रहे होंगे आप, नॉन पोरस प्लेट। नॉन पोरस प्लेट के ऊपर, जैसे ये प्लेट है, इसके ऊपर आपने प्लंजर रखा, ये प्लंजर है। नॉन पोरस प्लेट और मॉड है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर नीडल अरेंजमेंट रहेगा ऐसा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करिए कि ऐसा रहता है बिकाट अपरेटस, ठीक है ना। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इमेज है ये, ठीक है ना। ये आपका प्रैक्टिकल इमेज है, ध्यान से सुनो। तो बोलते हैं इंडिकेटर, यहाँ पर तुम्हारा एक स्क्रू अटैच होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, बिकाट अपरेटस के बारे में कुछ बताते हैं आपको। ये जो मॉड है ये आपका इस प्लेट में रखा जाएगा, नॉन पोरस। नॉन पोरस का मतलब है जो पानी को परमिट ना करने दे, है ना, पानी को परमिट ना करने दे, बिल्कुल भी आपका बंधा हुआ रहेगा यहाँ पर पानी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम करते क्या हैं डियर स्टूडेंट, करते क्या है, कहानी को समझना। हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग क्या है। हम लेंगे यहाँ पर कंसिस्टेंसी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात को समझना। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में प्रोसेसिंग को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोसेसिंग को मैं समझा रहा हूँ, एक्चुअली में कंसिस्टेंसी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हम लगभग 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। कितना लेंगे, लगभग 300 ग्राम हम सीमेंट लेंगे। 300 ग्राम्स ऑफ, क्या बोला मैंने, 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, ठीक है ना। 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, जिसको कि डिस्टिल टू वाटर से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मैं प्रोसेसिंग को यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ। हम लगभग, कहानी को बस सुनते रहो, बस इतने से ही काम हो जाएगा। 300 ग्राम हम लेंगे सीमेंट, 300 ग्राम लेंगे सीमेंट, और इस सीमेंट को आप क्या करेंगे, एक डिस्टिल्ड वाटर के साथ, देखिएगा पानी खराब नहीं होना चाहिए, वाटर के साथ ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे लगभग 3 से 5 मिनट तक। 3 से 5 मिनट तक इसको मिलाते रहेंगे। आपने देखा होगा जैसे ये आपका सरफेस है, यहाँ पर आपने सीमेंट डाला 300 ग्राम और इसमें डिस्टिल्ड वाटर अपने अंदाजे में डाल रहे हो। आप इसको मिलाते जा रहे हो, लगभग 3 से 5 मिनट तक मिलाते जा रहे हो। मिलाते गए, मिला दिया, बन गया पेस्ट, वो कुछ हद तक बन गया होगा। अब पानी भी ऐसा नहीं कि आपने 300 ग्राम से मिले पूरा बाल्टी बेड़ दिया, पूरा बाल्टी गेड़ दिया, ऐसा नहीं। 300 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं आप, बिल्कुल आधा किलो से भी कम, है ना। 500 होता है, 500 ग्राम आधा किलो, तो भी बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि आपने इतना ग्राम सीमेंट लिया और अब उसमें पूरा का पूरा टंकी उड़ा दिया, ऐसा नहीं, तो फिर पेस्ट ही नहीं बन पाएगा। मतलब कि अंदाजे थे थोड़ा सा कि आप हाथों से थोड़ा सा पेस्ट बना सके, उसको डाल दिया, अंदाजे से आपने पानी लिया, ठीक है। इसको इटरेशन प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ, भी समझ आएगा आपको। इटरेशन का मतलब बार बार इसको चेक करना पड़ता है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, ये जो मॉड है स्टील का, ये देखिएगा यहाँ पर फिगर में देखिएगा, इस स्टील के मॉड को, ये है स्टील का मॉड, इस मॉड को हम फिल करेंगे इस पेस्ट से। समझ गए बात को। हमने क्या कहा कि ये जो कटोरी नुमा मॉड है और इसका हाइट जो है 40 mm है। ये कटोरी नुमा जो मॉड है, इसका हाइट है प्यारे विद्यार्थियों 40 mm। यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हाइट जो है 40 mm है भैया। कितना mm? 40 mm। अब इसको आपने परफेक्टली भर दिया है, परफेक्टली इस मॉड को भर दिया है, परफेक्टली इस मॉड को भर दिया है, ठीक है ना। परफेक्टली इस मॉड को भर दिया है जी। खासकर जो टॉप पोर्शन है, खासकर जो टॉप पोर्शन है, उसको अपनी करनी की मदद से, जो गेजिंग टूल होता है उसकी मदद से थोड़ा स्मूथ करने की भी कोशिश करो, ठीक है। कर दिया स्मूथ, कि रफ नहीं होना चाहिए, एंडुलेशन नहीं होना चाहिए। तो आपने सरफेस को जब भर दिया होगा, खपाखप भर दिया होगा, उसके बाद जो सरफेस स्मूथ कर दो, ठीक है। अब देखिएगा, सरफेस स्मूथ कर दिया जी, वेरी गुड। सरफेस स्मूथ करने के बाद
सरफेस स्मूथ करने के बाद आपको पहले जेंटली टच करना, देखिएगा फिगर को समझेगा, मैं आपको बताऊंगा जरा ध्यान से कर करके सिखाऊंगा होता है तो। अब देखो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, स्पीकर को समझना, यहां पर इस निडिल को, ये जो निडिल है यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये निडिल, इस निडिल को केवल टच कराएंगे। जैसे कि मैं यहां पर इसकी मदद से समझाना चाहता हूं। ये जो निडिल है ये आपको अभी लोड नहीं लगाना, ये टच करानी है। अभी तक आपका जो यहां पर जो अरेंजमेंट है ना ऊपर, ये बंधा हुआ है, इधर बंधा हुआ है, इधर आपने इस स्क्रू की मदद से इसको टाइट किया हुआ है। इस स्क्रू की मदद से टाइट क्या होगा, स्क्रू की मदद से टाइट क्या होगा, तो अभी आपका केवल टच हुआ है, मतलब कि इसमें खुद का वेट का कोई इफेक्ट नहीं है अभी। ठीक है, हो गया टच, वेरी गुड। अब आपको जेंटली मतलब कि फ्री कराना है, इसको स्क्रू को फ्री कर देना है। यहां पर जैसे ही आप स्क्रू को फ्री कर देते हो ना डियर स्टूडेंट, जब इस स्क्रू को फ्री कर देंगे ना तो ये खुद से अपने खुद के वेट, फ्री फॉल जिसको कहते हैं, खुद से अपने वेट के कारण क्या होगा, अरे क्या होगा बताओ, इस निडिल का जो वेट होगा उसी के कारण वो उसमें पेनिट्रेट करता रहेगा, पेनिट्रेट करता रहेगा पेनिट्रेट, वेरी गुड, पेनिट्रेट करेगा। तो अब कहानी क्या है एक्चुअली में कंसिस्टेंसी हम कैसे समझेंगे, जब पेनिट्रेट करेगा यहां पर अब क्या है एक्चुअली में, पूरा सिनारियो को समझो क्या है। अगर ये पेनिट्रेट बहुत ज्यादा हुआ, इसका मतलब आपने वाटर की क्वांटिटी इसमें ज्यादा मिलाई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने देखा यहां पर कि पेनिट्रेट ज्यादा हुआ है, सिंपल सा आप समझो तरीके से पहले चीजों को, अगर ये पेनिट्रेट बहुत ज्यादा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसमें पानी की क्वांटिटी आपने ज्यादा डाली है भाई। लेकिन अगर पेनिट्रेट कम हुआ है इसका मतलब वो हार्ड्स बनाया है, ना कॉन्क्रीट हार्ड्स होना चाहिए, मतलब कि ना ड्राई होना चाहिए, ना ज्यादा फ्लूइडिटी होनी चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी टेस्ट ही है अपने आप में अकेला जो आपको सिखाता है कि वो पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि पहले ही टेस्ट में आपको ना मिले। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए क्या है कि ये जो आपकी निडिल है बॉटम से, मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास, ये मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये बॉटम से जो है डियर स्टूडेंट, बॉटम से लगभग कितना 5 से 7 mm बस रहना चाहिए। इसका मतलब टॉप से ये होना चाहिए 33 से 35, क्या 33 से 35 mm, क्या ये टॉप से। प्यारे विद्यार्थी ये निडिल जो है ना ऐसा चुभना चाहिए, कम से कम आपका इतना आपका ही चुभना चाहिए। जिस वाटर कंटेंट के साथ, जिस पेस्ट के साथ आपकी ये निडिल जो है, और वो निडिल आपको पता है 10 mm स्क्वायर की वो निडिल है, कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं आप, वो निडिल अगर 10 mm स्क्वायर की जो निडिल है वो अगर आपके टॉप से 33 से 35 mm के बीच में अगर चुभ रही है, पेनिट्रेट हो रही है, उस समय पर जो वाटर की क्वांटिटी होगी वही कहलाएगी नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वही कहलाएगी नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ये है वो निडिल चुभ गई होगी ये। अब जब हम टॉप से 33 से 35 कह रहे हैं तो बॉटम से क्या हो जाएगा भाई 5 से 7, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी हाइट जो है सर, टोटल इसकी हाइट जो है 40 mm है। देखो तो हमने कहा कि सर टॉप से जो होगा ये होगा 33 से 35 mm, और बॉटम से जो होगा सर ये होगा 5 से 7 mm। तो यही बात तो मैंने कही थी। तो ये सच है कि ये पहले ही आपके प्रयास में मिलना स्वाभाविक है ही नहीं, जरूरी थोड़ी है। ये तो आपने अंदाजे से जो पहले पानी डाला था, हो सकता है उस दौरान आपने क्या पता पानी बहुत ज्यादा डाला हो तो आप 35 से भी नीचे पेनिट्रेट कर दिया हो निडिल, 40 कर दिया हो, क्या पता, वो नहीं कहलाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी। क्या पता आपने पानी की क्वांटिटी डर मर के कम कर दी हो, हार्ड्स कंक्रीट बना दिया हो, रिजिड कंक्रीट बना दिया हो, ड्राई कंक्रीट बना दिया हो, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या पता 16 पे अटक जाए, ऊपर 16 mm पर 20 mm पर अटक जाए एग्जाम्पल के लिए, वो नहीं कहलाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी भाई लोगों क्या है, वो है जब क्या होगा, दिल जो है 35 mm जो है पेनिट्रेट होगी टॉप से, बॉटम से 5 to 7। अब वापस आते हैं अपने फिगर पर, साथ ही साथ जूम आउट करते हैं आपको। ये लो जी, अब देखो जरा फिगर में बहुत बातें जो लिखी हुई थी वो आपको क्लियरली समझ आएंगी। अभी तक समझ नहीं आ रहा था सर, जो आपने दिखाया ये सारी बातें, ये आपके पास ऐसा बिकाट अपराटस है, फाइनल सब कुछ आज
देखिएगा एक्चुअली में कहानी सब कुछ की सभी टेस्ट की, खासकर इनिशियल, कंसिस्टेंट, फाइनल सब की सेम है, बस वहाँ पर निडिल जो है आपको चेंज करना होता है, बस बताऊंगा अभी आगे आपको। तो हमने देखा कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर बिकार्ट अब्रेसर्स का जो रिजल्ट है कैसे पता लगेगा कि हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट कर दिया है, उसका रिजल्ट को समझेगा। रिजल्ट को समझते हैं, बिकार्ट प्लंजर अप टू 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम एंड 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिकार्ट मोड। बात आपको कह रहा था कि चिल्ला चिल्ला के, सर इतना जो चिल्ला रहे थे आप वही तो लिखा है आपने, बिल्कुल वही लिखा है। चिल्लाने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपको समझ आना चाहिए। अब जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए, तो आप सभी लोग जो है कमेंट में बताओ कि सर समझ आ रहा है, जल्दी बताओ। कंसिस्टेंसी समझ आ गया? क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आपको कंसिस्टेंसी समझ आ चुका है, अगले जो टेस्ट हैं वो कंसिस्टेंसी पर ही डिपेंड है। कैसे? क्योंकि हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो हमने बनाया अभी तक उसको पी से डिनोट करेंगे, और आगे आप इनिशियल सेटिंग टाइम में फिर उसको करोगे 0.85 टाइम्स ऑफ पी, आगे करोगे p/4 टाइम्स ऑफ द 2.4.5। ये सब बातें आपकी पी पर जुड़ी हुई हैं, और पी को हम डिनोट कर रहे हैं, पी तो है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल ये है जी विद्या, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। यस और नॉट? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? चलेगा। नेक्स्ट है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है, और उसके बाद बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है। बेसिकली समझना, आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू डिफाइन दी, आपसे क्वेश्चन करेगा पैनल, हाउ कैन यू डिफाइन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, एनी टाइप ऑफ सीमेंट, नॉट पर्टिकुलर सीमेंट, एनी टाइप ऑफ सीमेंट। फॉर एग्जाम्पल पीपीसी, HAC, OPC, फिक्स सेटिंग सीमेंट है ना, लो हीट सीमेंट, कई तरह का सीमेंट है भाई। ये आपकी सारी बातें थी। अब देखिएगा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। डियर स्टूडेंट इनिशियल जब हम बात करते हैं, इनिशियली जब सेट होना है, इनिशियल सेटिंग का मतलब होता है क्या? जैसे ही हम बात करते हैं कि सीमेंट आपका इनिशियल सेट हो गया, इसका मतलब वो अपनी प्लास्टिसिटी कर दिया है। शब्द को ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए बताओ इनिशियल सेटिंग का मतलब क्या, तो आप एक शब्द वहां पर फेंक देना, सर इनिशियल सेटिंग का मतलब है कि जब सीमेंट पेस्ट जो है या सीमेंट है या कंक्रीट है अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है। वो जो प्लास्टिसिटी शब्द है ना, एक नंबर वही दिलाएगा, वही पॉजिटिविटी दिलाएगा। यहाँ पर शब्द को याद रखेगा, प्लास्टिसिटी लूज करना ही तो कहलाता है। क्या बोला मैंने? इनिशियल सेटिंग का मतलब है प्लास्टिसिटी जब लूज कर देता है कोई भी सीमेंट कंक्रीट या कोई भी सीमेंट मोटार, इसी को हम कहते हैं क्या? इनिशियल सीमेंट आपका सेट हो चुका। कैसे जी? कैसे? ये स्टूडेंट आपको ध्यान होगा, जब भी आपने कभी कंस्ट्रक्शन वर्क में कभी काम किया हो या कभी देखा हो किसी मजदूर को, हम देखते हैं कि जो नया नया मोटा मोटा ताजा ताजा जो अभी आपने सीमेंट बनाया है, सीमेंट मोटार मतलब ये सीमेंट कंक्रीट आपने बनाया जिसमें कि सीमेंट भी होगा, फाइन एग्रीगेट भी होगा, कोर साइड बनाया है, पानी के साथ मिक्स कर दिया। तो आप क्या देखते हैं कि अभी जब मोटा मोटा अभी आपने जब मतलब कि 1 घंटे 2 घंटे, मतलब कि शुरू में आप देखते हैं 1 घंटा नहीं, वैसे ओपीसी के लिए तो कम होता है, शुरू में 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगभग इस टाइम में जब आपने अभी ताजा ताजा बनाया है, उस दौरान आप उस सीमेंट को, उस कंक्रीट को किसी भी शेप में डाल सकते हैं। प्लास्टिसिटी शब्द का मतलब ही है कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, कैन बी मोल्डेड एंड मोल्डेड इन एनी शेप, एनी शेप। यही तो है डियर स्टूडेंट आपके प्लास्टिसिटी शब्द का मतलब। प्लास्टिसिटी कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, यही है, ये है जी, कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, ये है आपके प्लास्टिसिटी का मतलब। समझे ना समझे? अभी देखो ना, जब आपका सेटिंग होना शुरू होता है, सीमेंट का सेट होना शुरू होता है, तो आप किसी भी शेप में नहीं डालते हैं। तो डियर स्टूडेंट इनिशियल सेटिंग का मतलब है, इसने सेट होने का मतलब है कि प्लास्टिक लूज कर सकता है, कर चुका है, प्लास्टिक लूज कर चुका है, वो किसी भी शेप में नहीं डाल सकते आप। जैसे कि हम बात करते हैं ओपीसी के लिए, लिखा भी है यहाँ पर ओपीसी के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखूँ ओपीसी के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है डियर स्टूडेंट, इनिशियल IST का मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, तो ये होता है साहब मिनट, क्या मतलब कि ये 30 मिनट के अंतराल में 30 मिनट के बाद जैसे ही 31वां मिनट होगा तो आप उसको परफेक्टली किसी भी शेप में अब ढाल नहीं पाएंगे। इनिशियली ये सेट होना स्टार्ट कर दिया है।
मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कंप्लीटली सेट हो चुका है, लेकिन हाँ इनिशियली इसमें सेटिंग आना अब शुरू चलिएगा। अब यहाँ पर करते क्या है, हम क्या करेंगे, अगेन 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, वाटर। अब देखिएगा इनिशियल सेटिंग टाइम के दौरान आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट अब आपको खुद पता लग जाएगी। कैसे? कंसिस्टेंसी में आपने अंदाजे से लिया था, लेकिन यहां पर अब अंदाजा नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, 0.85 टाइम्स ऑफ पी करना है। पी का मतलब आपने जिस टाइम पर जब आपने कंसिस्टेंसी निकाल रहे थे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी पी, उसका जो वाटर कंटेंट है उसका मल्टीप्लाई कर देना 0.85 से, वही कहलाएगा यहां पर वाटर रिक्वायरमेंट टाइम में। नेक्स्ट, स्क्वायर नीडल इज यूज। यहां पर बस ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया भी था आगे, यहां पर स्क्वायर नीडल हम यूज करते हैं, मतलब कि ये वाली नीडल यूज करते हैं। देखिएगा इनिशियल सेटिंग टाइम में देखिएगा क्या लिखा है, 1 mm स्क्वायर नीडल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ओपीसी एंड आरएससी। ओपीसी का मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आरएससी का मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका 30 मिनट ही होता है। उसके बाद लो हीट सीमेंट के लिए 1 घंटा होता है भाई। और बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट का, इसका 3.5 घंटे, ये पूछ ही जाते हैं, ठीक, ध्यान रखना, पूछ ही जाते हैं। टाइम ऑफ द मिक्सिंग शुड नॉट बी लेस देन 3 मिनट्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स, मतलब कि 3 से 5 मिनट का समय होगा सीमेंट को मिक्स करने का, ये भी ध्यान, ये तो पहले से भी आप सीखते आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट में भी तो यही कर रहे थे, जो आपका मिक्सिंग टाइम था सीमेंट और वाटर को, वो आपका 3 से 5 मिनट के अंतराल में होना चाहिए। कुछ था क्या, मुझे बताओ, कुछ था? कुछ भी नहीं था भैया। अब आते हैं फाइनल सेटिंग में। फाइनल सेटिंग में क्या डिफरेंस है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले तो फाइनल सेटिंग के बारे में समझो। फाइनल सेटिंग के प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझेगा, फाइनल सेटिंग के दौरान हमको सबसे पहले तो यहाँ पर नीडल जो करनी है यूज, वो करनी है स्क्वायर, आपका 5 mm स्क्वायर, वो आपका एनुलर कॉलर। एनुलर कॉलर के बारे में समझा देता हूँ आपको, एनुलर कॉलर के बारे में समझा देता हूँ जरा आपको। यहाँ पर इसको समझो आप जरा ध्यान से, ये है एनुलर कॉलर, ऐसा होगा। अभी आपका फाइनल सेटिंग टाइम निकालना है तो 5 mm स्क्वायर एनुलर कॉलर ऐसा होता है भाई। जब फाइनल सेट हो चुका है, इसमें हम चेक करते हैं कि एजेस जो है टूटने स्टार्ट हो गए हैं क्या, ठीक है ना, एजेस किनारे टूटने स्टार्ट हो गए हैं। चलिएगा फाइनल सेटिंग टाइम, सबसे पहले यहाँ पर यूज करना है एनुलर कॉलर यूज। डायमीटर ऑफ कॉलर दिस इज द 5 mm। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द ओपीसी एंड आरएससी 10 घंटे, ये भी आपको याद करना है। मतलब कि फाइनल सेटिंग का मतलब ही है इंपॉर्टेंट। फाइनल सेटिंग का वैसे भी आपको पता लग रहा है कि अब कंप्लीटली आपका सेट हो चुका है। आप कोई भी स्लैब बनाओ कंक्रीट के, आपने देखा होगा छत पड़ते हुए देखा होगा, अगले 10 घंटे में वो कंप्लीटली सेट हो चुका होता है। क्या बोला मैंने? अगले 10 घंटे में कंप्लीटली सेट हो चुका है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट का 5 घंटे होता है। उसके बाद ये सब बातें मैंने आपको समझा रही है। जो नीडल है कुछ ऐसे दिखेगी भाई आपको, लाइक दैट, नीडल है कुछ ऐसे दिखेगी आपको, इस तरह से, लाइक दैट, है ना, इस तरह से दिखेगी। 1 mm स्क्वायर आपका जो है इस तरह से रहेगी वो, ओके। सब बातें आपको फिगर से मैंने ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश करी है। यहाँ तक आपने जो है आज की क्लास में सारे के सारे जो बातें करी, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी करी। यहाँ तक बताओ किसी को नहीं होनी है ना, होनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ साउंडनेस टेस्ट के बारे में। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, उससे पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। चलो ये तो ठीक है, पहले वाले जो टेस्ट थे आपके फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट में सी मेथड टेस्ट, ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ भी आ रही थी क्यों करते हैं। हर एक टेस्ट का एक परफेक्ट आपको जवाब होना चाहिए आपके पास, हर एक टेस्टिंग का आपके पास एक परफेक्ट जवाब होना चाहिए कि क्यों करते हैं। समझ गए बात को, कि क्यों इस टेस्ट को करते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पैनल का मेरे अनुभव के हिसाब से पहला क्वेश्चन यही होगा कि मान लेते हैं कि टेस्टिंग आपसे पूछ लिया है, तो वो टेस्टिंग क्यों किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन होगा। इसलिए उसका जवाब जरूर अपने दिमाग में रखना। पहले मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उस क्यों का जवाब आपको मिलता रहे, मिल भी रहा है। अब आते हैं कि साउंडनेस टेस्ट, सबसे पहला ही क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे कि हम साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं। साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं बताएगा, क्या बोलेंगे, क्या है जी, क्यों साउंडनेस टेस्ट करते हैं? साउंडनेस टेस्ट तो बात की बात है, पहले तो साउंडनेस है क्या चीज। डियर स्टूडेंट्स, साउंडनेस टेस्ट के अंदर हम साउंडनेस को चेक करते हैं और अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट का अनसाउंडनेस हम चेक करते हैं। और ये क्या चीज है इसको हम बताएंगे आपको बोर्ड पर। अब बोर्ड पर कुछ बातें लिखी हैं आपको, बहुत प्यार से देखिएगा जरा ध्यान। देखो क्या लिखा है सर। एक्चुअली में हम जानते हैं यार कि सभी लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई नहीं जानता है, और नहीं भी जानता तो सुन लो, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि जब हम बात बनाते हैं सीमेंट, मैं नॉर्मल सीमेंट की बात कर रहा हूँ, ओपीसी की, सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई,
सीमेंट को बनाने में सबसे बड़ा रोल किस इंग्रेडिएंट का है? बताओ किसका है, जल्दी बताओ। सबसे बड़ा कौन सा रोल है, जल्दी से कमेंट में बताओ। मैंने कहा है कि जब आप सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट, जनरली ओपीसी की बात कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ा 5% सबसे बड़ा रोल किस इंग्रेडिएंट का है? एग्जाम्पल के लिए, क्या एल्यूमिनियम का है, क्या सिलिका का है, क्या लाइम का है, क्या आयरन ऑक्साइड का है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि सर सबसे बड़ा जो रोल है यही तो है कैल्शियम ऑक्साइड का, और कैल्शियम ऑक्साइड को ही तो हम कहते हैं चूना। लगा दिया। अब लाइम, आप जानते हैं कि लाइम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली 60 से 65% तो यही होता है भाई अकेला, उसके बाद 20 से 30% अब और बातें होती है। डियर स्टूडेंट, होता क्या है, कहां से कहानी शुरू होती है, हम अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट किसको कहते हैं और क्यों हम इसको चेक कर रहे हैं और क्या उसका फर्क पड़ रहा है और क्या ये सल्फेट अटैक है, ये सब बातें आपको जानकारी दे रहा हूं, सुनते रहेगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट, पैनल का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अगर, तो एक क्वेश्चन यही पूछेंगे, सल्फेट अटैक के बारे में जानते हो बेटा? ऐसे पूछेंगे, बेटा सल्फेट अटैक के बारे में जानते हो? आपकी जो है धुआं निकलना लगेगा कान से, ये क्या था है? हमने तो हार्ट अटैक सुना था, सल्फेट अटैक तो सुना ही नहीं कभी। अब बताते हैं आपको सल्फेट अटैक क्या है। सल्फेट अटैक क्या है, चलिए बताते हैं। जस्ट हमने कहा, शुरुआत कर रहा हूं, बैकग्राउंड दे रहा हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीमेंट में सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट में हम देखें लाइम होता है, और जब हम क्या करते हैं देखिएगा, लाइम होता है, और लाइम जब मतलब सीमेंट के साथ जब हम पानी को ऐड करें, होता क्या है, सीमेंट के साथ जब हम पानी को ऐड करें तो जो लाइम है, चूना, इस चूने के साथ अगर पानी को मिलाया जाए, जो कि आप जानते हैं पानी का मतलब H2O, तो यही जाके तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, क्या CaOH का होल ट्वाइस का, इसी को तो कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मतलब कि कहानी शुरुआत हुई है सबसे पहले लाइम से, क्योंकि लाइम अगर बहुत ज्यादा होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ज्यादा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा होगा तो ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, और फर्दरली ये सल्फेट, ये जो फॉर्म बनी है उसके CSO4 बनेगा, और उसके बाद C3A के साथ रिएक्ट करता है। मतलब कि यहां पर भैया बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? एक तो C3A है, एक यहां पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बड़े बड़े लोग ये हैं जी, जो कि लाइम के मतलब सीमेंट के वॉल्यूम में चेंजेस कराते हैं। और वॉल्यूम में जब चेंजेस कराएंगे, सीमेंट के सरफेस अगर आपने लगाया, सीमेंट कहीं पर लगाया आपने प्लास्टर, और ऐसी सिचुएशन दिखे तो वहां पर आपकी क्रैकिंग पड़ना, डिस्ट्रप्शन होना, वो देखने को मिलता है। उसी को बोलते हैं अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। फिर से रिपीट करो, देखो, चूना से स्टार्ट हुआ, लाइम से स्टार्ट हुआ, CaO। ऑब्वियसली आप सीमेंट को जब पानी दोगे, पानी के साथ तो मिलाओगे ना, CaO क्या करता है, फर्दरली रिएक्ट करता है पहले पानी के साथ H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ, सल्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल और वाटर। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकते जो सल्फेट होता है ना, ये जो तुम्हारा सिंगल जब होता है सल्फेट, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल सल्फेट, अदर देन सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, सल्फेट सिंगल। जब सल्फेट सिंगल आपका जब रिएक्ट करता है CaOH होल ट्वाइस के साथ, ये हो सकता है कि आपका सॉइल में आ गया हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट को बनने के लिए बहुत सारी क्ले भी यूज की जाती है, मिट्टी, तो उसके साथ आ सकता है सल्फेट, या पानी में भी सल्फेट हो सकता है। तो कहीं से भी सल्फेट आ गया तो होगा क्या, ये फॉर्म बनाएगा अब CaSO4, ये बनाएगा CaSO4, और फर्दरली ये फर्दरली रिएक्ट विद द C3A, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम जानते हैं बुगीज कंपाउंड आपका बनता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो पानी यहां से शुरुआत हुआ, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट किया सल्फेट के साथ, और सल्फेट फिर जाके रिएक्ट किया C3A के साथ, उसके बाद एक फॉर्म बनी कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, एक फॉर्म बनती है डियर स्टूडेंट कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। यही है वो चोर जो बैठा हुआ है वॉल्यूम को इंक्रीज कराने के लिए, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, इसी को बोला जाता है इंट्राइंट जेल, इसी को बोला जाता है इंट्राइंट जेल। और ये क्या कराता है, इस जेल की वजह से ही वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। यही लिखा है, विच कॉजेज द वॉल्यूम एक्सपेंशन thus रिजल्टिंग द crack एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रप्शन इन कॉन्क्रीट सरफेस और सीमेंट सरफेस। क्रैकिंग, भाई वॉल्यूम अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाए, हो गई
डिस्ट्रप्शन होगा, क्रैकिंग आएगा। डियर स्टूडेंट, इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। फिर हम कहते हैं अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, साउंड ऑफ सीमेंट। और अनसाउंड ऑफ सीमेंट के लिए सबसे प्रमुख कौन है? वो है सर लाइम। अगर लाइम ज्यादा ना होता, अगर अपनी परसेंटेज में हुआ ये 60 से 65%, अगर इस परसेंटेज में हुआ तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा अधिकता होती है, इंक्रीज जब ज्यादा होता है, तो उस दौरान आपका ये सिनारियो देखने को मिलेगा। और खासकर सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सल्फेट ना होता तो नहीं होता, और C3A भी ना होता तब भी नहीं होता, लेकिन होता तो सब कुछ है फिर पानी में, मतलब कि सीमेंट के अंदर तो सब चीजें होंगी, C3A भी आएगा ही, सल्फेट भी कहीं ना कहीं से आ गया। इसको हमें जो है देखना होता है, हमें चेक करना होता है कहीं आपका अनसाउंड तो नहीं हो रहा है सीमेंट। और डियर स्टूडेंट, ये सारा का सारा सिनारियो है ना, पूरे सिनारियो को आप सल्फेट अटैक भी कहते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर सल्फेट किसी सॉल्यूशन के साथ नहीं रिएक्ट करता, सिंगल सल्फेट रिएक्ट करता है। तो इसी की वजह से सारा का सारा फिनोल, अगर इस सल्फेट ना होता तो कैल्शियम सल्फेट ना बनता, और कैल्शियम सल्फेट ना बनता तो C3A के साथ रिएक्शन भी नहीं होती फिर। इसलिए पूरा का पूरा खेल सल्फेट का ही है, इसीलिए उसको एक नाम बोल दिया है कि लो जी सल्फेट अटैक, इसी को बोल दिया सल्फेट अटैक। तो आपको कभी एग्जामिनर पूछे कि सल्फेट अटैक क्या, तो आप बोलेंगे सर, और अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या है सर, तो आप बोलेंगे सर सीमेंट जो है, सीमेंट में अगर लाइम बहुत ज्यादा होता है CaO, तो ये रिएक्ट करता है सर पानी के साथ, तो CaOH के होल पैच के साथ बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सल्फेट प्रेजेंट अगर वाटर से आए या आपका सॉइल से आए तो रिएक्ट करता है CaSO4 बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, और फर्दरली बुगीज कंपाउंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ C3A के साथ रिएक्शन कराएगा, और तब जाके एक आपका जल बनाता है सल्फो एल्यूमिनेट जल, जिसको इंट्राइंट जल कहता है। उसी की वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है सीमेंट, और वही जो है रिजल्टेंट क्रैकिंग और डिस्ट्रप्शन करता है सीमेंट के अंदर। ये भैया ये चेक करना होता है, इतना बड़ा डिफेक्ट है, फेलियर है, हो सकता है सीमेंट में, तो ये दिक्कत करता है सीमेंट में, तो चेक करना होता है। साउंडनेस है या अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट हम चेक करते हैं साउंडनेस टेस्ट से। उसके लिए हमारे पास अलग अलग अपराटस होता है, लिचैट लेयर अपराटस होता है, ऑटोक्लेव होता है, तो वो तो बेसिक बातें हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन भाई एग्जाम पैनल का क्वेश्चन यही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आपने नहीं याद किया तो भैया समझो आप जो है एक नंबर को मिस कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो बताओ क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताते चलो सभी लोग, क्या क्लियर हुआ है क्या अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट? उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको सारी ये वैल्यू बताते चलूंगा। उसके बाद साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या है, कौन सा अपरेटस, लिचैट लेयर अपरेटस के अंदर कैसे कैसे, देखिए प्रैक्टिकल व्यू ये है, एक प्लेट लेंगे, ग्लास प्लेट, ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे, उसके बाद सीमेंट भरेंगे वहां पर, उसके बाद वो गर्म पानी में रखा जाएगा, फिर उसका वॉल्यूम देखा जाएगा पहले और इनिशियल का, उसका चेंज देखा जाएगा, सब बातें आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास में आपने देखा होगा हमने सारे के सारे जितने भी टेस्ट समझे तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज टाइप जरूर करें कि सर हाँ हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वो भी बताएं, और अगर आ रहा है तो वो भी बताएं कि हाँ सर इंजॉय कर रहे हैं हम, है ना। कि जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करते यार तो तब तक मैं एनर्जेटिक नहीं रहता, और मेरा एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए जी, तो आज की सभा को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू